हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। जी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स का आखिरी पोर्शन आज हम रेडियो एक्टिविटी कवर करेंगे दोस्तों। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो पढ़ी थी, वही वर्किंग यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के स्टैटिस्टिकल लॉ में आज हम देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, तो बहुत मजा आएगा। काफी आपको इंटरेस्टिंग चीजें आज मिलेंगी और बहुत ही मतलब मजेदार है रेडियो एक्टिविटी। आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद पूरा सेशन देख के मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो लेट्स बिगिन द सेशन बच्चों, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो बहुत कुछ केमिस्ट्री से मिलता जुलता है ये चैप्टर। एक्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। एक्स का एक आपके पास सैंपल है, उसमें एक्स के बहुत सारे एटम्स हैं। ये सारे जो न्यूक्लियस है ये सब अनस्टेबल है। समझ गए बेटा? अब ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को एमिट करके वाई नया न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि आपका स्टेबल है अभी के लिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे ये जो एक्स का सैंपल है, इसमें से वाई बनता जा रहा है। तो एक एक न्यूक्लियस डीके होके वाई बना रहा है। एक एक न्यूक्लियस, जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन चले, किसी भी ऑर्डर में रैंडमली कोई भी न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ अल्फा डीके कर सकता है, बीटा माइनस डीके कर सकता है, बीटा प्लस डीके कर सकता है ना। अलग अलग एमिट करके पार्टिकल्स खुद को स्टेबल बना सकता है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चलता है कि एक के बाद एक एक, कहीं भी रैंडमली कोई भी पार्टिकल कभी भी डीके हो सकता है। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी चलती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप। तो एक एक करके वो वाई बना रहे हैं। तो एक एक्स का एटम डीके होता है तो एक वाई का न्यूक्लियस बनता है। एक एक्स का न्यूक्लियस डीके होगा तो एक वाई का न्यूक्लियस बनेगा। मान लीजिए टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन एक्स का एन नॉट है, मतलब कितने न्यूक्लियस थे, कितने एटम्स थे, एन नॉट। ठीक है, और वाई के अभी सैंपल में 0 थे। टाइम टी पे थोड़ी देर बाद एक्स के कुछ न्यूक्लियस खत्म हो गए। जितने एक्स के न्यूक्लियस खत्म होंगे उतने वाई बनते जाएंगे। ठीक है, चलो जैसे मान लो टाइम 0 पे 100 थी एक्स की वैल्यू, थोड़ी देर बाद जाके 80 हो गई। तो जो डिफरेंस आया, जो 20 हुआ, 20 का डिफरेंस, आप कहोगे एक्स के कितने कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन एक्स का डीके हो गया, आप बोलोगे 20 डीके हो गया। वाई का कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलोगे 20 प्रोड्यूस हुआ। जितना एक्स खत्म हुआ उतना ही तो वाई डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा। एम आई राइट? आ जाओ। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स का, टाइम टी पे फाइनल कंसंट्रेशन एक्स का, एन फाइनल। तो इनका जो डिफरेंस है वो हुआ एक्स का कंसंट्रेशन जो डीके हो गया, वही यहाँ पे वाई का कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मेरे को लिखना हो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, तो वो है एन फाइनल। अगर मुझे लिखना हो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स लेफ्ट, वो है एन फाइनल। ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब इनमें से देखिए ये सारे ही एक्टिव थे स्टार्टिंग में, सभी खत्म होना चाह रहे, सभी रेडियो एक्टिव है, सभी अनस्टेबल है। जो डीके हो गया, ठीक है, उसको हटा दीजिए। जो लोग बचे वो आपके एक्टिव है। जो डीके हो गया अब उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, अब वो इनएक्टिव हो गया। जो बचे हैं, जिंदा हैं, डीके अभी नहीं हुए हैं, वो है एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ द एक्स लेफ्ट। अच्छा चलिए, अब मैं पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ वाई प्रोड्यूस्ड, क्या कहेंगे वो? तो वाई कितना प्रोड्यूस होगा, जितना एक्स डीके हो चुका है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डीकेड, क्या कहेंगे? वो कहेंगे एन नॉट माइनस एन एफ, और वाई भी उतना ही बनेगा, एन नॉट माइनस एन एफ। आया बेटा समझ में? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? चले अब आगे। यस, आगे चल रहे हैं। अब हमें पता करना है ना टाइम, किस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बचेगा एक्स का, तो वो हम पता कर रहे हैं। उसके लिए हम ये चीज बहुत ध्यान से सीखेंगे।
कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितनी चीजें आपने सीखी थी, याद की थी, समझी थी, वो सब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन मतलब एक्स का सैंपल का साइज कितना है, सैंपल में कितने आपके एक्टिव न्यूक्लियाइज है। अब ये कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। कंसंट्रेशन की पावर 0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन की पावर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे चल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ये फर्स्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस स्पीड से एक्स के कंसंट्रेशन डीके हो रही है, किस स्पीड से एक्स खत्म हो रहा है या फिर किस स्पीड से वाई बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं डी एन बाई डी टी। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वैसे डी एन बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एन। ये प्रोपोर्शनल है एन ऑफ एक्स, एक्स का कंसंट्रेशन की पावर 1 पे। अब क्योंकि एक्स का कंसंट्रेशन लगातार खत्म हो रहा है, डिक्रीजिंग है, इसीलिए आप माइनस साइन भी लगा देते हैं। चलिए, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा एन एक्स, ये आपका कांस्टेंट आ गया। अब लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। समझ गए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है यहाँ पे, ये आपका लैम्डा हो चुका है। अब nx को नीचे लाइए, इंटीग्रेट करिए। चलिए आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके nx को नीचे ले आए, dt को इधर भेज दिया। चलो इंटीग्रेट करो, ये 1/x का इंटीग्रेशन ही तो है, 1/n इंटू डी एन, तो 1/n का इंटीग्रेशन log n, यस log बेस ई n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लिमिट टाइम की 0 से t। शुरुआत में x का कंसंट्रेशन था n नॉट, बाद में हो गया n फाइनल, इसीलिए लिमिट n नॉट से n फाइनल। फिर इसके बाद बेटा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln a माइनस ln b प्रॉपर्टी लगा के ये हो जाएगा ln a बाई बी। एम आई राइट बच्चों, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब एंटी लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ पे e की पावर बन जाएगी और वहां से लॉग हट जाएगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, यानी n फाइनल इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो किसी भी समय पे x का कंसंट्रेशन यहां से निकाला जा सकता है। जी हाँ बच्चों, अब देखो यहीं पे इसी चीज को अगर और अच्छे से देखना हो तो केमिस्ट्री में जो आपने फॉर्मेट याद किया है ना, वो फॉर्मेट यहां से आता है। देखिए माइनस साइन को अगर मैं इधर भेज दूं तो लॉग के आगे माइनस वो पावर में लगा सकते थे, तो माइनस इसकी पावर माइनस मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसको ln n नॉट बाय n फाइनल इक्वल टू लैम्डा टी लिख सकते थे। ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा log बेस 10, और फिर लैम्डा को नीचे भेज दीजिए या टाइम को नीचे भेज दीजिए, किसी भी एक को। तो आप देखिए ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, यस ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, राइट। इसी को आपने केमिस्ट्री में बड़ा पढ़ा है, आओ उसको भी अच्छे से लिख ले। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है टाइम इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग बेस 10 n नॉट अपॉन n फाइनल। यस, तो जहां तक मेरे को याद है आप केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, जब मैंने भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था अपनी आईआईटी की तैयारी में तो ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज किया था। फिजिक्स में आप कोई भी यूज करो, फिजिक्स में ये ज्यादा यूज करते हैं, ये बराबर ही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। चलो अब लॉग की बारी आ गई ना यहाँ पे, तो आपको लॉग की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, उसके बिना कैसे काम करेंगे। तो आ जाओ लॉग की वैल्यूज आपको बता दी जाए।
देखिए फटाफट से, log 1 बेस 10 0, log 2 बेस 10 में 0.3010, log 3 0.477, log 5 0.6989, log 7 0.8450। समझ गए? तो log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब सिखाने वाला हूं अभी। 1 का 0 है, ये सबको पता है। देखो log 1 0 है, ये सबको पता है। log 10 बेस 10, ये जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, फिर 2 3 5 7 ये याद करना पड़ेगा। ln2 की बात करते हैं हम। देखो ln2 बेसिकली हो जाएगा 2.303 log 2 बेस 10। log बेस ई, ln2 का मतलब क्या होता है? log बेस ई। ln मतलब log बेस, तो log बेस ई मतलब ln। ln से log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या थी? ये रही। किसकी? log 2 की वैल्यू है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आता है, इसीलिए देखो लिखा है ln2 की वैल्यू है 0.693। बड़ा फेवरेट है, बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं सर आपने देखो 1 के बाद 2 3 5 7 बताया, बीच के नंबर देखो वो कैसे करेंगे। इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी लगा के आना चाहिए। log 4 को लिखना 2 स्क्वायर, फिर पावर आगे आ जाएगा, तो log 4 बेसिकली 2 log 2 है। ठीक है, यानी 2 ऑफ 0.3010, तो ये आपका log 4 आ जाएगा। फिर log 6 चाहिए तो 6 को 3 इंटू 2 लिखना, फिर log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो log 3 log 2 की वैल्यू जोड़ना, log 6 की आ जाएगी। 8 को लिखना 2 क्यूब, पावर आगे आ जाता है तो 3 टाइम्स log 2, log 2 की वैल्यू रख देना इंटू 3, तो log 8 आ जाएगा। log 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर है, 2 आगे तो 2 log 10 3, और log 3 की वैल्यू रख के डबल कर देना, और log 10 बेस 10 1 है। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछे ln 3 की वैल्यू बतानी है, तो जैसे हमने ऊपर किया था 2.303 इंटू log बेस 10 में आप कन्वर्ट कर देना, और log बेस 10 की वैल्यू याद होती है बच्चों को, तो ये सारी वैल्यूज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज आप इनकी मदद से, प्रॉपर्टी की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ सवाल जवाब करें, तभी तो ये फॉर्मूले की थोड़ी फील आएगी। आओ कुछ सवाल जवाब करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल आपके सामने। रेट कांस्टेंट लेमडा दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन x का n नॉट है, टाइम व्हेन 2/3 ऑफ कंसंट्रेशन इज डीकेड, 2/3 कंसंट्रेशन डीके हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डीकेड दिया है 2/3 यानी 2/3 n नॉट, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना हुआ, बचा कितना? तो पूरे में से ये माइनस करेंगे तभी तो बचा हुआ कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। यस, ये कंसंट्रेशन बचा है। अब x की शुरुआत थी, टाइम 0 पे n नॉट दिया है, टाइम t पे आपको बोला है कि 2/3 खत्म हो गया, तो बचा कितना? n नॉट बाई 3, मतलब n फाइनल बेसिकली n नॉट बाई 3 आपको लेना था। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा, दैट्स इट। अब देखो सॉल्व करो, n नॉट कट गया, ये रहा है, यहां पे इसको 3 की पावर -1 लिख दो। अब आप दोनों तरफ log ले लो, log बेस ई ln, तो पावर आगे आ जाती है -1 ln3 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 ln e। ln e बेटा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ln3 बाई लैम्डा, ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, टाइम पूछा था, ये टाइम आपने जवाब दे दिया। चलो बेटा आगे ध्यान रखना ये। चलो आगे चलते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज बताना चाह रहा हूँ। ग्राफ कैसा होगा, तो x का कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ निकालोगे तो वो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली डीके। एन नॉट से वो एक्सपोनेंशियली खत्म होते होते फिर इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। जब भी एक्सपोनेंशियल डीके वाला ग्राफ होता है तो एक बड़ी सुंदर सी यहाँ पे एप्लीकेशन आती है, वो आती है हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ की ये एप्लीकेशन आती है। हाफ लाइफ मतलब
वो समय जिसमें कंसंट्रेशन आधा आधा होते जाता है। पहले एन नॉट था, हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया, है ना। हाफ लाइफ सोचो एक दिन है, तो एक दिन में आधा हो गया कंसंट्रेशन, फिर एक दिन और बाद देखना तो और आधा होते जाएगा, इसका हाफ, फिर एक दिन बाद इसका हाफ। तो इस तरीके से ये चलते जाएगा, इक्वल टाइम में वैल्यू हाफ 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 होती जाती है, वो इक्वल टाइम को कहते हैं टी हाफ। आइए इसकी वैल्यू निकालना सीखें। तो एन फाइनल इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। एन फाइनल आपको बोला है आधा बचना चाहिए, तो एन नॉट कट गया, देखो 1/2 को आप लिख दो 2 की पावर -1, राइट, और इधर बचेगा ई की पावर माइनस लेमडा टी। एल एन ले लीजिए, पावर आगे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा -1 ln2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी ln ई। ln ई अभी मैंने बताया, ln ई बेसिकली log ई बेस ई है, जिसकी वैल्यू 1 है। जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो वैल्यू 1 हो जाती है। माइनस माइनस कट गया बेटा, तो आप देखो क्या मिला, ln ई 1, टी कितना आ गया ln2 बाय लेमडा। इस टी को बोल रहे हैं टी हाफ, ln2 की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला बना। समझ गए बेटा, ये सबको याद होना चाहिए। हाफ लाइफ इज ln2 बाय लेमडा, 0.693 बाय लेमडा। लेमडा आपका यहाँ पे डी के कांस्टेंट है। चले आगे, पक्का, डन, चलो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आप एन फाइनल को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, मतलब गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे समझते हैं, हाफ लाइफ गिवन है सपोज 10 सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन एन नॉट था। आपसे पूछा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एट टाइम इक्वल टू 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड पे कितनी होगी कंसंट्रेशन, वो बताना है। तो अब देखो यहाँ पे हाफ लाइफ कैसे स्ट्राइक किया, तो हाफ लाइफ का एक मल्टीपल आ रहा है। जब भी हाफ लाइफ का मल्टीपल आए तो हाफ लाइफ स्ट्राइक करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप मैन्युअली करते हैं तो 10 सेकेंड में आधा, फिर 10 सेकेंड में फिर से आधा, फिर 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, ऐसे करते जाते 1 2 3 4 5 ऐसे होता, बाय 4 बाय 8 बाय 16 बाय 32। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आता। मैन्युअली करते तो लंबा हो जाता ना, 100 सेकेंड पे पूछ ले तो 200 पे पूछ ले तो इसलिए ये वाला आप टेक्निक यूज कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है हाफ लाइफ का ही मल्टीपल है। तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ यानी 5। इसका मतलब 5 हाफ लाइफ के बाद आपका समय पे कंसंट्रेशन पूछा है, तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर 5, एन नॉट अपॉन 2 की पावर 5 इज 32, वो आपका आंसर आ गया। समझ गए बेटा, तो ये फॉर्मेट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं एक्टिविटी किसे कहा जा रहा है। एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हम कह रहे हैं माइनस, इसको देखो आर या फिर ए, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्टिविटी को हम कह रहे हैं माइनस डी एन बाय डी टी। ठीक है, कितने एक्स का कंसंट्रेशन, कितने एक्स के न्यूक्लियस डीके हो रहे हैं पर टाइम। यूनिट क्या होगा, चलो इसका बताओ। यूनिट है डीपीएस, डीके पर सेकेंड, या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। समझ में आया बेटा, ये इसका आपको यूनिट मिल रहा है। और क्या क्या यूनिट है इसके, उनका आपस में कन्वर्जन क्या है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताओ
पता करो कि क्या क्या इसके यूनिट्स हैं और कैसे उनका बीच का कन्वर्जन है, जल्दी से कमेंट करो। अब देखो एक्टिविटी यहाँ पे बता रहे हैं dn/dt। अब देखिए dn/dt तो हमने पढ़ा ही था ना, माइनस लैम्डा एन था। यस, तो यहां से देखिए एक्टिविटी क्या हो गया, माइनस dn/dt, इसका मतलब लैम्डा एन। अब ये एन कौन सा है, जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम का एन, यानी एन फाइनल लिख दीजिए इसको। एन फाइनल का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया बेटा एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये हो गया। समझ गए? पक्का? चलो आगे, चलो थोड़े से और सवाल जवाब करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। आइए अगला सवाल देखिए, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो फॉलोइंग काउंट रेट शो कर रहा है। टाइम 0 पे ऑब्जर्व्ड एक्टिविटी 7560 काउंट्स पर सेकेंड। ठीक है, बेसिकली एक्स जब वाई बना रहा है तो कोई एक पार्टिकल वो रिलीज कर रहा होगा, सोचो अल्फा रिलीज कर दिया, तो टाइम 0 पे 7560 काउंट मिले, मतलब 7560 पार्टिकल्स मिले, मतलब 7560 रिएक्शंस हो रही हैं पर सेकेंड इनिशियली। फिर टाइम 2 डेज बाद, 2 दिन बाद देखा गया तो 756 रिएक्शंस ही बची। ठीक है, आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट बताइए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, टाइम इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन एन फाइनल, आपने ये लिखा था। अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा एन मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, लैम्डा एन एक्टिविटी हो गई, इनिशियल एक्टिविटी अपॉन फाइनल एक्टिविटी, ऐसे हम लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इनिशियल एक्टिविटी काउंट पर सेकेंड, समझ में आया ना कि कितने पार्टिकल काउंट किए एक सेकेंड में, कितने अल्फा काउंट किए एक सेकेंड में, बीटा डी के होते तो बीटा कितने काउंटर कर रहा है। आइए बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा को इधर भेज दीजिए, टाइम कितना दिया है 2 दिन, लॉग बेस 10। अब देखो ए नॉट अपॉन ए फाइनल, तो ये देखो कट के बचेगा 10, लॉग 10 बेस 10 1 हो जाएगा, आसान हो गया। तो लैम्डा हो गया 2.303/2, यानी 1.151, ये हो गया पर डे। ठीक है, या डे इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डीके पर डे है क्योंकि यहाँ पे 2 डेज में रखा है। अगर आपको ये सेकंड में चाहिए, डीके पर सेकंड में, तो फिर आप क्या कीजिएगा, 2.303 अपॉन 2 दिन था ना, इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कर दीजिएगा तो आपका आंसर पर सेकंड में आ जाएगा। समझ में आया बेटा? और ये एक्टिविटी दी थी, एक्टिविटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला बना लीजिए, एक्टिविटी के टर्म्स में भी बना सकते हैं, यानी एक्टिविटी के टर्म्स में लिख भी लो। चलो बच्चे फॉर्मूला लिख लो एक्टिविटी के टर्म्स में, ए फाइनल इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए फाइनल। ठीक है, ये फॉर्मूले भी आप एक्टिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ही एक्सपोनेंशियली डीके कर रही है, तो एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी एक्सपोनेंशियली डीके ही करेगी। आया समझ में बच्चों? चलें आगे। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्या है सवाल देखिए, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन दिया था, 10 सेकेंड पे कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर 6। आपसे पूछा है 20 सेकेंड्स पे कंसंट्रेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखो कैसे कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट बताऊंगा वो याद रखना, बड़ा मजा है। एन फाइनल इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी रखते हो आप, एन फाइनल एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 10 सेकेंड, ये लिखा अपन ने। देखो 10 की पावर 6 कट गया,
ये आ गया, ये हमको मिल गई चीज, यहां से ये एक पहली रिलेशन मिल गई। नाउ अब देखना मैन्युपुलेशन कैसे कर रहे हैं, यही सीखना है। ये सीख गया तो आप हमेशा से हर चीज कर लोगे। टाइम 20 सेकेंड्स पे कंसंट्रेशन क्या होगा, एन फाइनल इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम की जगह आपको रखना है 20। अब देखो ये वैल्यू निकालूं कैसे मैं, अगर मुझे ये पता है तो ये कैसे निकालूं, तो देखो कैसे कर रहे हैं। इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस 10 लैम्डा का होल स्क्वायर। पावर की पावर लिख दी हमने तो मल्टीप्लाई होके 20 आ जाएगा। अब बस आप वैल्यू पुट कर देना, एन नॉट इसकी वैल्यू ऊपर से ले लो, तो सॉल्व करके आ गया 1/5 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका फाइनल आंसर है। इनफैक्ट ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको मैं एक बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे, वो आप कर सकते थे। वो क्या है समझना, जैसे हाफ लाइफ आती है ना, वैसे ही 1/5 लाइफ भी आएगी। मतलब अगर कुछ एक टाइम में कंसंट्रेशन 1/5 हो गया, तो उतने ही टाइम बाद कंसंट्रेशन फिर से 1/5 हो जाएगा। उतने ही टाइम बाद कंसंट्रेशन फिर से 1/5 हो जाएगा। आया बेटा समझ में? इतने ही टाइम बाद कंसंट्रेशन 5 की पावर n हो जाएगा। यस, और सिर्फ 1/5 क्यों, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 हर केस में हो सकता है। इसको 1/3 लाइफ कह देना, ये 1/5 लाइफ हो गई। समझ गए? चलें आगे, ऐसे ये चलते जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, 10 सेकेंड में 1/5 हो गई, तो अगले 10 सेकेंड में फिर से 1/5 हो जाएगी। तो 5 से इंटू 1/5 1 इंटू 1/5 1/5 इंटू 10 की पावर 6। ओरली आप ये आंसर बता सकते थे। आया बेटा समझ में? चलें आगे। चलो अगला सवाल देखो क्या है, आइए। इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, fraction of active molecule remaining after time t is 9/16. Fraction that was remaining at time t half, time t/2। ठीक है, ये कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो n फाइनल इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम t पे n फाइनल की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब फाइनली बोल रहा है 9/16 n नॉट। तो ये देखो क्या हो गया, n फाइनल की वैल्यू है 9/16 टाइम्स n नॉट। ये रहा, देखिए n नॉट काट दीजिए, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बना, इक्वेशन 1। आपसे पूछा क्या है, आस्किंग क्या है, आस्किंग है टाइम की वैल्यू हाफ पे बताइए, ये आस्किंग है। तो n फाइनल इक्वल टू n नॉट, टाइम की जगह t हाफ रखेंगे। अब देखिए ये उसके टर्म में कैसे लिखे, देखो उसके टर्म में लिखना है, ये थॉट प्रोसेस है। तो आप दिमाग लगा के ऐसे लिख सकते थे, रखो 9/16 का पावर हाफ मतलब रूट, यानी 3/4। तो आंसर है इसका 3/4 टाइम्स इनिशियल। आया समझ में? जे बात। अगला सवाल ये देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 700 से 500 हो गई 30 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ पे हाफ लाइफ का कुछ नहीं है, 700 से 350 होता तो समझ में आता है ना, 350 का भी आधा होता तो समझ में आता, हाफ का कोई फैक्टर होता तो समझ में आता, अभी हाफ का फैक्टर तो है नहीं, हाफ लाइफ पूछा है लेकिन। आ जाओ तो करते हैं, ए फाइनल इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करें, कोई भी एक यूज कर लीजिए, मान लो ये यूज नहीं किया बहुत देर से, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या होगा अब ये
टाइम दिया है, लैम्डा को लग देते, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये यूज करो, लैम्डा टाइम। ठीक है, तो आपके पास टाइम दिया है 30 मिनट्स, ये टाइम दिया है, लॉग बेस 10, एक्टिविटी दी है ए नॉट बाय ए फाइनल, तो ये हो जाएगा 7/5 इस तरीके से। तो लैम्डा आ गया बेटा 2.303 अपॉन 30 मिनट्स में, लॉग बेस 10 7/5। अब हमें log 7 log 5 की तो वैल्यू याद है, ठीक है, अभी बताई थी, तो वो माइनस कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर इसे आप लिख दो 1.4 और log 1.4 निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। बाकी वैल्यू याद है तो ये कर लेना, ठीक है, इससे आपका लैम्डा आ गया। अच्छा, अगर लैम्डा आ गया तो टी हाफ तो आ ही गया, टी हाफ बेसिकली क्या था, ln2 बाय लैम्डा 2.303 log 10 2 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो 2.303 अपॉन 2.303 इंटू 30 मिनट्स इंटू log 2 डिवाइडेड बाय log 7 माइनस log 5, ये कट गया, ठीक है, तो 30 इंटू log 2 अपॉन log 7 माइनस log 5। आए बेटा समझ में, कर लोगे ये सब पक्का। बस अब log की वैल्यू रखना, तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा बेटा, और ये आंसर आएगा 62 मिनट्स। देखो मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज द फाइनल आंसर, समझ गए पक्का बेटा। चले आगे, कर लोगे ये, यस। चल अगला सवाल, ये पैरेलल रिएक्शन है। चलो अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, पढ़िए तो टेबल में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए क्या लिखा है। यस, पढ़ लिया। ये लिखा है कि हाफ लाइफ कितनी बीत जाने पे कितनी वैल्यू हो रही है। आ जाओ बताओ। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियन एक्स के, वाई के, एक्स बाय वाई रेशियो, परसेंटेज ऑफ एक्स इन सैंपल, परसेंटेज ऑफ वाई इन सैंपल। आ जाओ, इसका मतलब समझ ले। सबसे पहले देखिए, एक्स से आप वाई बना रहे हैं, टाइम 0 पे ये एन नॉट है, ये 0 है, टाइम टी पे इसका कंसंट्रेशन एक्स, इसका कंसंट्रेशन वाई मान लेते हैं। अब x का कंसंट्रेशन प्लस y का कंसंट्रेशन हमेशा एन नॉट इनिशियल के ही बराबर होगा, जितना x खत्म हो जाएगा उतना y बन जाएगा, इन दोनों का सम हमेशा एन नॉट रहे। x का कंसंट्रेशन है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, x का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। y का कंसंट्रेशन आप क्या कहोगे, y का कंसंट्रेशन जो x डी के हो गया, तो एन नॉट में से माइनस करके ये आपका y का कंसंट्रेशन आ गया। समझ गए बच्चे। चलो अब बताओ, x का कंसंट्रेशन अपॉन y का कंसंट्रेशन का रेशो क्या है, तो वो देखो आ जाएगा, एन नॉट कट जाएगा कॉमन लेके, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। परसेंटेज ऑफ x इन सैंपल, सैंपल में x का परसेंटेज क्या है, वो है x का कंसंट्रेशन अपॉन टोटल कंसंट्रेशन इनटू 100। टोटल तो हमेशा एन नॉट रहेगा। परसेंटेज ऑफ y इन सैंपल क्या होगा, y का कंसंट्रेशन अपॉन एन नॉट इनटू 100। आया बेटा समझ में पक्का। चले आगे। चलो अब आप बताओ, फर्स्ट पहली हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गया, आ जाओ। एन नॉट, पहले ये 100% था, ये 0% था सैंपल में,
अच्छा सैंपल किसको बोल रहे हो सर आप? सैंपल देखो, सैंपल में पहले सिर्फ x था, अब सैंपल में कुछ एलिमेंट x के y में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो y बनता जा रहा है और बचा हुआ अभी भी x है। तो सैंपल में ये सैंपल है, पहले पूरा x था, फिर ये x प्लस y हो गया। तो सैंपल में x का परसेंटेज क्या बोलोगे? इनिशियली 100 था, बाद में y 0 था। हाफ लाइफ पे क्या बोलोगे? आधा हो गया, राइट? 50-50। सेकेंड हाफ लाइफ पे क्या बोलोगे? ये और आधा हो गया, 25। और हाफ लाइफ पे 12.5, और हाफ लाइफ पे 6.25, ऐसे चलता जाएगा। वही देखो लिखा है परसेंटेज ऑफ एक्स इन सैंपल, यहाँ पे 100% था, ठीक है, और ये 0 था। फिर एक हाफ लाइफ के बाद ये 50 हो गया, एक और हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद, टोटल 2 हाफ लाइफ के बाद ये 25, फिर एक और हाफ लाइफ, फिर एक और हाफ लाइफ। 100 में से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा 100 माइनस 25, 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 6.25। तो ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन रेशो लोगे, एक्स का कंसंट्रेशन देखो आधा आधा करते जाओ, फिर एन नॉट में से माइनस करो तो ये आ जाएगा वाई, ठीक है। और देखो ये रेशो आ गया, है ना। देखो आ जाओ, इस पे सवाल कैसे बनेगा सर? देखो, फाइंड टाइम व्हेन 93.75% ऑफ x इज डिकेड। ये पहला। दूसरा, फाइंड टाइम व्हेन concentration of x upon concentration of y is equal to 1/15। चलो ऐसे सवाल आ गए, ठीक है। अब कैसे करोगे बताओ? अब कैसे करोगे? क्या आपको ये वैल्यू याद है? देखो अगर आपको ये वैल्यू याद है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप सोच लोगे, ठीक है, कि 93.75 खत्म हो गया, तो बचा 100 में से माइनस करके 6.25। 6.25 पता है 100, 50, 25, 12.5, 6.25। तो 50, 25, 12.5, 6.25, 4 हाफ लाइफ। तो इसका आंसर हो गया 4 हाफ लाइफ। समझ गए? देखो ये 4th हाफ लाइफ पे ये हो रहा है। फिर 1/15, ठीक है, 1/15 भी देखो यहाँ पे हो रहा है। ये देखो 1, 1/3, 1/7, 1/15, ये वाले रेशियो स्पेसिफिकली टी हाफ पे ही मिलते हैं, और ये 4 टी हाफ पे ही हो रहा है। आया बेटा समझ में? तो टी हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं मीन लाइफ। जल्दी से पढ़ो एक बार, मीन लाइफ में क्या लिखा है? यस जल्दी से पढ़ो बेटा, मीन लाइफ में क्या लिखा है? पढ़ लिया बेटा? आ जाओ, देखो क्या लिखा है। मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is defined as the average lifetime of all the radioactive nuclei present in a given sample before they decay। ठीक है, क्या है इसका मतलब? देखो एक सैंपल में सोचो 1 करोड़ एक्स थे, ठीक है। अब सब डीके होके वाई बना रहे हैं, लेकिन वाई एक एक करके थोड़ी बनेगा, मतलब इकट्ठा नहीं बनेगा, एक एक करके बनेगा। एक एक्स डीके हुआ तो एक वाई बना, एक एक्स और डीके हुआ तो एक वाई बना, एक एक्स और डीके हुआ तो एक वाई बना। इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में एक्स डीके होते होते वाई बना रहे हैं, एक एक करके वाई बन रहा है। अब एक पहला वाला न्यूक्लियस 1 सेकेंड जिंदा रहा, 1 सेकेंड बाद वो डीके हो गया, वाई बन गया। दूसरा न्यूक्लियस अगले सेकेंड तक जिंदा रहा। तीसरा न्यूक्लियस खत्म ही नहीं हो रहा है, 4th पहले खत्म हो गया। तीसरा न्यूक्लियस
500 सेकंड पे जाके खत्म हुआ, तो उसकी जीवन काल थी 500 सेकंड। कोई दूसरा 1000 सेकंड पे डीके हुआ तो उसका जीवन काल था 1000 सेकंड। तो टाइम जीरो से जिंदगी शुरू हुई और जब तक वो डीके नहीं हो जा रहा है तब तक उसकी जिंदगी चालू है। तो वो कितने टाइम तक जिंदा रहा, कितने टाइम तक उसकी लाइफ टाइम थी एज एन एक्टिव न्यूक्लियाई, वो निकाल लो सबका। और उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद उनका एवरेज लेना, वही है एवरेज लाइफ टाइम मीन लाइफ। ठीक है, कि ऑन एवरेज, एवरेज में बात करें तो एक न्यूक्लियस कितने दिन तक जिंदा रहा। जैसे आप क्या बोल रहे हो, एवरेज ह्यूमन एज कितनी बोल रहे हो आज, 70 साल है ना, 60 साल 70 साल, तो वो आपका मीन लाइफ एवरेज लाइफ हो गया इस लॉजिक के हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं मीन लाइफ को, देखो मीन लाइफ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन टी डी एन 0 से इंफिनिटी अपॉन एन नॉट, इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एन फाइनल है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, डिफरेंशिएट करिए तो डी एन बाई डी टी क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू पावर का चेन रूल लगेगी, पावर का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा, ये टर्म आपको बनी डी एन बाय डी टी। एम आई राइट? अब आप सिर्फ डी एन निकालिए, ये रहा। ठीक है, इसको फिर यहां रखिए, फिर देखो t इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसको आप बाय पार्ट से सॉल्व करते हो। ये पूरा देखो, इसका पूरा डेरिवेशन है, बाय पार्ट से सॉल्व करना, फिर ये देखना पीडीएफ में मिल जाएगा। और सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का 1/λ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या थी 0.693/λ और मीन लाइफ क्या है 1/λ। ये आपको याद रखना है। समझ गया बेटा? चलें आगे, आइए प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन न्यूक्लियस सर्वाइव्स विदाउट डीकेइंग अप टू टाइम टी। ठीक है, अब जैसे कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो प्रोबेबिलिटी जहां तक मुझे याद है रिक्वायर्ड सेट अपॉन टोटल सेट, यही आप करते हो है ना, रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल सेट ऑफ वैल्यूज। अब आपके पास सैंपल में x और y दोनों है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट कोई एक न्यूक्लियस सरवाइव कर गया, ठीक है, सर्वाइविंग की यहां पे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, सर्वाइव डिवाइड बाय टोटल। सर्वाइव कितने कर गए, वो एन फाइनल लिखा था हमने, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, तो फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन एन नॉट, ये सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, डीके होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, जितने लोग डीके हो गए डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। यहीं पे और देखो हम प्रोबेबिलिटी ये भी पूछ सकते हैं कि एक सैंपल है x प्लस वाई, आपने कोई भी इस सैंपल में से आंख बंद करके एक पार्टिकल निकाला, वो न्यूक्लियस x का हो, उसकी क्या संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू बी न्यूक्लियस ऑफ x सैंपल में से, वो हो जाएगा रिक्वायर्ड सेट अपॉन टोटल सेट इनटू 100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू बी न्यूक्लियस ऑफ y, कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन एन नॉट, एन एक्स कितना है फाइनल, ये रहा, एन नॉट को हटा सकते हो, एन वाई कितना है, ये रहा, तो यहां से भी एन नॉट को डिलीट कर सकते हो। आया बेटा समझ में? चले आगे बच्चों, चलो अब आ रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा डीके पे। यस, अब आ रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा डीके पे, और उसके बाद मैं आपको पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो बेटा।
यस। चले आगे। चलो, आई, ये सब हमने कवर कर लिया। अब आ जाओ अल्फा बीटा गामा डीके पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा डीके की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अल्फा बेसिकली क्या है? अल्फा है हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल है। अल्फा डीके मतलब, अल्फा डीके मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, +2e। मास कितना है इसका? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, या 4 AMU लिख सकते हो मास, 4 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसका मास आप लिख सकते हैं। समझ में आए बेटा? चलो अब देखो हो क्या रहा है। ये आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, तो ये अपने अंदर से कोई भी पार्टिकल्स एमिट करके स्टेबल न्यूक्लियस बनना चाह रहा है। तो एक सेटिंग ऐसी बैठ रही है जब वो जो पार्टिकल एमिट कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल है। मतलब इस न्यूक्लियस में जो बड़ा अनस्टेबल है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 लोग क्लब करके बाहर एग्जिट हो जाते हैं। अंदर से एनर्जी लेते हैं और बहुत ऐसे गोली फायर होती है ना बुलेट से, वैसे ही ये फायर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या बचता है? नया डॉटर न्यूक्लियाई वाई बचता है। ठीक है, अब देखो वाई का आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। तो देखो 2 इधर चले गए तो ये हो गया Z-2, यहां से 4 इधर चले गए तो A-4। तो यही देखो आपको ध्यान रखना है, एक अल्फा डीके में मास 4 से कम होता है और Z एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। समझ गए बेटा? पक्का? चले, प्लस यहाँ पे Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम लिख रहे हैं, है ना? Q वैल्यू क्या है? इस रिएक्शन में जो मास लॉस होगा AMU में इंटू 931 मेगा eV। Q वैल्यू हमने निकालना सीखी है पिछले लेक्चर्स में, मास लॉस इन AMU। ठीक है, मास लॉस AMU में रखिए, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास करिए, मास लॉस निकालिए, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करके Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। अब Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में आती है? प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे एक वर्णन है, आ जाओ देखो ध्यान से समझते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कहानी है, बड़ा मजा आएगा। देखो तो पहले एक्स सोचो रेस्ट पे था, फिर इसने अल्फा डीके करा, अल्फा इधर चला गया, वाई इधर चला गया, इसका मोमेंटम पी वाई, इसका मोमेंटम पी अल्फा। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए सिस्टम का, इसीलिए जितना नेगेटिव में मोमेंटम उतना पॉजिटिव में मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेक्टर में दोनों अपोजिट इक्वल होके 0 हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मोमेंटम सेम है। अब देखो आपको सिखाया था मैंने कि मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला बहुत यूज होता है, मोमेंटम इक्वल टू √2m/ke। तो मोमेंटम को लिखो √2 मास ऑफ वाई के ऑफ वाई, √2 मास ऑफ अल्फा के ऑफ अल्फा। अब मास नंबर लग दीजिए, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर कर दीजिए, मास ऑफ अल्फा 4 के अल्फा, और ये मास कितना था वाई का? A-4 इंटू के वाई। ये आपका काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता आ गया। और Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, Q वैल्यू किस में चली गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में चली गई। जब ये दो इक्वेशन बेटा आप सॉल्व करोगे ना, आ जाओ, ये दो इक्वेशंस जब आप सॉल्व करोगे तो देखो रिजल्ट आपके सामने लिखा है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी आएगी
A माइनस 4/A इंटू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो ये ना पूछा गया है काफी बार, ठीक है, आपको वैल्यू देके क्यू वैल्यू निकलवाते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर करके, फिर अल्फा की काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, वो इस फॉर्मूले से आएगी। फॉर्मूला याद कर लेना, बार बार डिराइव नहीं करेंगे, ये याद कर लीजिए प्लीज, स्टैंडर्ड है। और फिर डॉटर न्यूक्लियाई का आप निकालने जाते हैं तो ये आपका सेटअप बन जाता है। समझ गए? पक्का? चले अब देखो यहां पे क्या होता है। मान लीजिए कि जो भी अल्फा बीम आई, उस अल्फा बीम को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तो पॉजिटिव चार्ज है QV, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड QV क्रॉस बी करो, नीचे आपका फोर्स लग गया। अब नीचे की तरफ आपका फोर्स लगा तो वो घूमेगा और उसका रेडियस ऐसे आ जाएगा। मानते हो ये बात? रेडियस मैग्नेटिज्म में क्या था? mv/qb, मोमेंटम बाय QB, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय QB, है ना, इस फॉर्मूले से रेडियस आ जाएगा। अब जब आप अल्फा रे भेजते हो ना, जो अल्फा बीम आती है, तो उसमें ना लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रल का मतलब सारे अल्फा एक जगह नहीं मिलते, इसे एक दो लाइंस मिलती हैं। कुछ अल्फा इधर मिलते हैं, कुछ अल्फा इधर मिलते हैं, तो कुछ कुछ लाइंस मिलती हैं। देखो ये वाले अल्फा का रेडियस सबसे ज्यादा था, एनर्जी सबसे ज्यादा थी। कुछ लोगों की एनर्जी उससे कम मिलती है, ऐसा क्यों होता है? वो एनर्जी गई का, एनर्जी कम हो गई इसलिए स्पीड कम हो गई, इसीलिए रेडियस कम हो गया। तो वो एनर्जी कहां जाती है समझना। कई बार जब Y बनता है तो Y एक्साइटेड न्यूक्लियस बनता है, इसको मैं स्टार से बता रहा हूं। तो एक्साइटेड न्यूक्लियस जब अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सीखा है, बेसिकली फोटोन रिलीज करता है। और इस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये गामा रे के रीजन में रहती है। यानी वो न्यूक्लियस जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो गामा रे रेडिएट करता है। अब सोचो आप, यहां पे एनर्जी E गामा रे लेके चला गया, ठीक है, तो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आई थी, उसी एनर्जी में से ही गामा को एनर्जी मिलती है। तो Q में से गामा की एनर्जी चली गई, तो इन दोनों की जो एनर्जी बची, तो एनर्जी Q में से E में चली गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो बची वो बची Q माइनस E। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का जो फॉर्मूला था A-4/A इंटू क्यू, उसमें Q की जगह Q माइनस E लिख दीजिएगा आप। समझ गए? और वैसे ही Y जो था, यहां भी Q की जगह Q माइनस E लिख दीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। अब हो सकता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे हो तो 2 गामा के फोटोन छोड़ता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस याद है? वैसे ही इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट थी, वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो देखिए 1 गामा का फोटोन, 2 गामा के फोटोन रिलीज हुए, ऐसे कुछ आपके अलग अलग रेडियस आपको मिल रहे होते हैं। अब आते हैं हम, ये हमने लिख लिया, अब आते हैं हम बीटा माइनस डीके पे। बहुत ही शानदार है, समझिएगा ये। तो एक्स के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 लेते हैं, चार्ज -1 है, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं। ए Z में से -1 इधर हो गया, तो इधर कितना आएगा? इधर आना चाहिए Z+1, ताकि नीचे का चार्ज बैलेंस हो LHS RHS। देखो बैलेंस करो, जोड़ो, Z+1 -1 Z हो गया, और यहां पे भी Z। यानी बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा हो जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इसी के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है,
और Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन तो आती ही है। सर आपने अभी एक लाइन बोली, ये सुनी मैंने, सही बोली कि गलत, मेरे को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आपने बोला न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सुनो क्या होता है, ये बीटा डीके है। जनरली बीटा डीके जब भी बोला जाए तो बीटा माइनस डीके ही होगा, इलेक्ट्रॉन वाला। न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर 0, चार्ज -1। और न्यूट्रॉन जब भी टूटता है तब एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल बनता है। समझ गए? ये आपका सेटअप है। तो अंदर जो न्यूट्रॉन था वो एनर्जी लेता है और वो खुद बड़ा है ना, खुद ही डीके हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना देता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन फिर वो बॉम्बार्ड, ऐसे बंदूक से गोली फायर करता है, इलेक्ट्रॉन को फायर कर देता है, यानी बीटा रे निकलती, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। जी हाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया बीटा माइनस डीके। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बीटा प्लस डीके भी होता है। बीटा प्लस डीके का मतलब पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, आइडेंटिकल, बस चार्ज उसका अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का -1 तो इसका +1। तो अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो इधर Z-1 मेरे को करना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन टूट रहा है। ठीक है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन आया कैसे, तो एक प्रोटॉन टूट रहा है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। न्यूट्रॉन का मास नंबर है, चार्ज नहीं, इसका मास नंबर 0, चार्ज 1। और जब भी न्यूट्रॉन बनता है तो एक एलिमेंट, एक यहां पे पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखनी है। बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन निकल रहा है, बीटा प्लस डीके में Z1 से कम हो जाता है, -A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रोटॉन अंदर का कम होता है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है, न्यूट्रॉन अंदर ही रह जाता है, पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है। समझ गए बेटा? चलो एक सवाल है, ऐसे सवाल आपने काफी बार देखे होंगे। एक यूरेनियम है, इससे बन रहा है Pb 20682। बोल रहा है सिर्फ अल्फा बीटा डीके से यहां तक पहुंच रहे हो, कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस डीके यहां पे हो रहे हैं बताइए। तो देखिए अल्फा मास नंबर से तुरंत आ जाता है, मास नंबर में जो भी चेंज है वो सिर्फ अल्फा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बीटा माइनस बीटा प्लस तो मास नंबर में कोई चेंज करेंगे ही नहीं। तो इसलिए मास नंबर में देखो चेंज कितना आया, 32 का चेंज है। तो एक अल्फा पार्टिकल से 4 का चेंज आता है मास नंबर में। ठीक है, तो 32 चेंज चाहिए, तो कितने अल्फा पार्टिकल होंगे, 8 अल्फा पार्टिकल में 8 × 4 32 का चेंज आएगा मास नंबर में। एम आई राइट बच्चों? आ जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करना, 8 अल्फा को माइनस कर देना। ठीक है, तो एक अल्फा मतलब 4 2 8, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। तो 8 4 32, इसमें से 32 माइनस करो, 206। इसमें 8 × 2 16 Z में, तो इसमें से 16 माइनस करो तो ये आ जाएगा 76। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 206 82। अब देखिए मास का हो गया सेट, मास अब चेंज नहीं होगा। अब 76 से 82 आना है। ठीक है, तो ये बढ़ाना है, बढ़ता किस में था, बीटा माइनस डीके में। कितने से बढ़ाना है, 6 से। तो 6 बीटा माइनस डीके आप यहाँ पे कर दो, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं, इसमें 6 बढ़ोतरी हो गई, तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड न्यूक्लियस। तो क्या आंसर आ गया कि भैया 8 अल्फा एंड 6 बीटा माइनस डीके होंगे। अब
अगर ये 76 से 72 जाता, कम हो रहा होता, तो बीटा प्लस डीके कर रहा थे। अगर ये बड़ा है तो Z प्लस वन हो रहा है, तो बीटा माइनस डीके करेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा डी कर लीजिए जल्दी से। तो आइडेंटिटी अल्फा है हीलियम का डबली आयनाइज्ड न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन से बीटा माइनस और बीटा प्लस है पॉजिट्रॉन। गामा रेज पार्टिकल नहीं है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटॉन्स। अल्फा और बीटा में पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हीलियम है। यहाँ पे पार्टिकल नहीं, ये फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चार्ज +2e -e, बीटा माइनस डीके में, बीटा प्लस डीके में +e है, और गामा रे न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। मास हीलियम का 4 मास ऑफ प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गामा रेस का रेस्ट मास 0 है। स्पीड देखिए, अल्फा की स्पीड 1.4 इंटू 10 की पावर 7 से 2.2 इंटू 10 की पावर 7। बीटा की स्पीड 1% ऑफ सी से 99% ऑफ सी तक हो सकती है। इलेक्ट्रॉन छोटा है तो और तेज हो सकता है, सी के 99% तक जा सकता है। गामा रे लाइट की स्पीड सी की स्पीड से जा रही है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की मेगा ईवी में है, बीटा की मेगा ईवी में है, गामा की भी मेगा ईवी में है। एनर्जी स्पेक्ट्रम इसका लाइन है, लाइन एंड डिस्क्रीट। लाइन मतलब अलग अलग लाइन बनी थी रेडियस में, जो बताया था। बीटा पार्टिकल का कंटिन्यूस है, ये मैं बता दूं आपको कि बीटा पार्टिकल में स्पेक्ट्रम में क्या कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, जो बीटा की रे है या फिर इलेक्ट्रॉन की रे है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तो इससे आपको समझ में आता है ये घूमेगा और रेडियस यहां तक आना चाहिए था। अल्फा रे में क्या हुआ, पीछे भी वेव्स मिली थी क्योंकि कुछ आपका गामा रे डीके हो गई, एनर्जी कम हो गई थी। लेकिन यहां पे पता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यूस मिला, ये मैक्सिमम मिल गया। इसके बाद हर एक रेडियस पे आपको कोई ना कोई पार्टिकल मिला जरूर, कंटिन्यूस मिला। यहां पे कंटिन्यूस 0 से लेके मैक्सिमम तक सारे रेडियस मिले। ये कब था, ये तब स्टडी थी जब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो नहीं थे, सिर्फ ये दोनों थे बस। ठीक है, तो अब उन्होंने देखा कि इसमें देखो ये बहुत हल्का है, तो जो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है वो मैक्सिमम यही ले जाएगा। ये बहुत भारी है इसके कंपैरिजन में, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो जितनी क्यू वैल्यू निकली मास डिफेक्ट की एनर्जी, वो सब इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाना चाहिए था, उससे इसका रेडियस निकाल लिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी, एनर्जी अलग अलग होगी, तो इसकी एनर्जी कम हुई तो गई कहाँ। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो जो था ना, वो पार्टिकल दिखता ही नहीं था, गोस्ट पार्टिकल है, इसका इंटरेक्शन मैटर से होता ही नहीं, तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। बाद में फिर अंदाजा लगाया कि कुछ और पार्टिकल होंगे जो बीटा माइनस बीटा प्लस डीके में रिलीज हो रहे हैं, जो एनर्जी मोमेंटम लेके जा रहे हैं। तब आया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। यानी आपका न्यूट्रिनो जो बीटा प्लस से डीके के एनर्जी लेके जा रहा है, वो 0 से लेके सारी एनर्जी लेके जा सकता है। किसी एक रिएक्शन में न्यूट्रिनो सारी एनर्जी ले गया तो रेडियस 0, किसी एक रिएक्शन में 1%, 2%, 3% कुछ भी नहीं ले गया तो मैक्सिमम। ऐसे आपकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलती है, कंटिन्यूस रेडियस हमें मिलता है। समझ गए? चले, और गामा बेसिकली न्यूक्लियस जो बन रहे हैं वो एक्साइटेड बन रहे हैं, एक्साइटेड से वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, तब गामा रिलीज कर रहे हैं। तो लाइन और डिस्क्रीट ही यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पावर, अल्फा की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, 10,000 गुना है गामा से। बीटा की कम है, सेकंड नंबर पे 100 गुना ऑफ गामा, और गामा की रेफरेंस मान ली। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा का है। अल्फा का पेनिट्रेशन पावर 1/10,000 है, बीटा का 1/100 है, गामा का 1 है।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बिहेव करेगा, कर्व करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेगा। ये नेगेटिव पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। और अल्फा पार्टिकल को टनल इफेक्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। टनल इफेक्ट मतलब क्या, न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर जा पाए, लेकिन क्या होता है सारे अल्फा नहीं जाते हैं, कुछ अल्फा न्यूक्लियस से बहुत एनर्जी लेके चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हो रहा, मतलब जो एक्चुअल हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट हो रहा होता है। तो आपका यहाँ पे अल्फा पार्टिकल टनल थ्रू द न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देता है, जो ऐसे ऑन पेपर देखें तो नहीं होना चाहिए। बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन से बीटा बना और ये न्यूक्लियस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आता है। तो ये हमने पढ़ा। आयनाइजेशन एनर्जी अल्फा की सबसे ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो, इनका रेस्ट मास ऑलमोस्ट मिलते ही नहीं, रेस्ट मास 0 है। स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, एनर्जी mc² से निकाल सकते थे बट m तो है ही नहीं। चार्ज लेस है, न्यूट्रल है, लेकिन इनका स्पिन होता है ना, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का स्पिन होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, मैटर से इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, चलो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी हम बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यस, आ जाइए बेटा। अब देखो ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब Q वैल्यू नेगेटिव होगी किसी रिएक्शन की तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब अपने आप ये रिएक्शन नहीं होगी, इसमें मास लॉस नहीं होता है, मास गेन हो रहा है, जो कि अपने आप होना संभावना नहीं। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है खुद से। मान लीजिए यहाँ पे बनाया हुआ है x को आपको y में कन्वर्ट करना है, तो Q वैल्यू नेगेटिव है तो अपने आप होगा नहीं, तो इसके ऊपर ना आप एक पार्टिकल बॉम्बार्ड करते हो, तो ये बॉम्बार्ड करते हो इस पे पार्टिकल, तो ये रिएक्टेंट में आ गए a प्लस एक्स मिलके फिर y प्लस बी बना रहे प्लस Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे हैं उसकी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये रिएक्शन हो जाए, वो मिनिमम एनर्जी का ये फॉर्मूला है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मान के हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल यानी ऑफ ए इज इक्वल टू Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, Q का मैग्नीट्यूड into 1 plus mass of bombarding particle upon mass of target nucleus। ठीक है, A का मास अपॉन टारगेट न्यूक्लियस का मास, इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए A की ताकि ये रिएक्शन हो पाए। ये रिएक्शन को आप एंडोजर्निक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो, वैसी ही है। तो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, पैरेलल और सीरीज रिएक्शन हम आपको सिखा दें। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे न्यूमेरिकल तो अब आप कर ही लेंगे, है ना। न्यूमेरिकल के लिए n फाइनल इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी बता दिया, लॉग वाला बता दिया t इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग a0 अपॉन a फाइनल। उसके बाद हमने हाफ लाइफ के टर्म में फॉर्मूला बता दिया n0 अपॉन 2 की पावर n। इन्हीं फॉर्मूले से सब खेल खेल के आंसर आना है, सब इसी से करना है। केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स में जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं वो सब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पैरेलल रिएक्शन भी पढ़ी थी, सीरीज रिएक्शन भी पढ़ी थी, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आओ देखो बता दूं। तो पैरेलल रिएक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक हमारा एक्स अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये 2 प्रकार के डीके कर सकता था, तो दोनों डीके एक साथ हो रहे हैं। एक डीके करके वो मान लीजिए y बना रहा है, दूसरे प्रकार का डीके करके मान लीजिए वो z बना रहा है।
टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन है एन नॉट, टाइम टी पे इसका कंसंट्रेशन है एन फाइनल। जो कंसंट्रेशन डीके हुआ उसमें से कुछ y में चला गया, कुछ z में चला गया। पहले की रेट कांस्टेंट लैम्डा 1 कह दिया, दूसरे रिएक्शन की रेट कांस्टेंट लैम्डा 2 कह दिया है। अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे आओ देखते हैं। dn/dt अगर हम देखें x की, तो वो माइनस लैम्डा 1 n है ऊपर से, माइनस लैम्डा 2 n है नीचे वाली रिएक्शन से, दोनों से ही डीके कर रहा है, तो नेट रेट इसका जो चेंज हुआ उसको आप इस तरीके से बेटा लिख सकते थे, कॉमन ले लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। मतलब इफेक्टिव डीके कांस्टेंट हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। समझ गए बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो आपका जो x का कंसंट्रेशन का टाइम के साथ फंक्शन बनाना है वो सेम ही रहेगा, बस लैम्डा की जगह लैम्डा इफेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है बेटा, पक्का। चलें आगे, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, सिंगल रिएक्शन की हाफ लाइफ मान लीजिए T1, इस रिएक्शन की हाफ लाइफ, सेकेंड रिएक्शन की हाफ लाइफ मान लीजिए T2। इनका इंडिविजुअल लैम्डा के साथ रिलेशन क्या होगा, T1 होगा ln2 बाय लैम्डा 1, T2 होगा ln2 बाय लैम्डा 2। अलग अलग हो रही होती है रिएक्शन तो, लेकिन रिएक्शन तो अब एक साथ हो रही है। जब एक साथ हो रही है तो x जल्दी खत्म हो रहा है ना, दोनों तरफ से खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे जो नेट हाफ लाइफ चाहिए वो होगी ना ln2 बाय नेट इफेक्टिव लैम्डा, और इफेक्टिव लैम्डा यहां से ले लीजिए। तो देखिए मैं लिख सकता हूं क्या इस तरीके से, और इसको लिख दीजिए आप ln2 बाय नेट हाफ लाइफ, ln2 बाय T1 प्लस ln2 बाय T2, है ना। ln2 कट गया, एलसीएम ले लेना, तो नेट हाफ लाइफ x की अब बन जाएगी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, ये नेट हाफ लाइफ यहां से आ जाएगी। उसी तरीके से नेट मीन लाइफ अगर पूछे तो दोनों की इंडिविजुअल मीन लाइफ के साथ सेम फॉर्मूला आप लगा देना, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, हाफ लाइफ पूछता तो हाफ लाइफ के साथ ये फॉर्मूला लगा देते। आया बेटा समझ में, कोई डाउट है पूछो जरा, चले बताओ दोस्तों। गॉट इट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा, इसी पे ज्यादातर आपके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम सीरीज कनेक्शन, है ना। सीरीज कनेक्शन के थोड़े से सीक्वेंस में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, सीरीज में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब x जो है वो y बना रहा है, लेकिन y जो है ये खुद में अनस्टेबल है, तो ये फिर से टूट के एक और रेडियो एक्टिव रिएक्शन करके Z बना रहा है। पहले रिएक्शन का डीके कांस्टेंट रेट कांस्टेंट लैम्डा 1 है, दूसरे रिएक्शन का लैम्डा 2। यहां पे x का कंसंट्रेशन किस रेट से खत्म हो रहा है, ये रहा, उसी रेट से जो फॉर्मूला था वैसे ही। तो x का कंसंट्रेशन आप n0 e की पावर माइनस लैम्डा 1t लिख सकते हैं, लेकिन y का कंसंट्रेशन यहां पे बड़ा कमाल है।
y का कंसंट्रेशन आप सोचोगे तो यहां से बन भी रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली खत्म भी हो रहा है। तो अगर मैं y के कंसंट्रेशन को टाइम के साथ अगर लिखूं तो उधर से बनने का रेट जिस रेट से x खत्म हो रहा है ये वाला, उतने ही रेट से y बन रहा है। तो प्लस लैम्डा 1 एन एक्स। अब ये खत्म होने का रेट माइनस लैम्डा 2 इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये रहा। ये y के कंसंट्रेशन का रेट ऑफ चेंज है, समझ गए। अब इसमें देखो क्या होता है, x के वैल्यू यहां पे रखते हैं nx और फिर यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन को रख के इंटीग्रेट करके सॉल्व जब करते हैं ना हम, पुट nx इंटीग्रेट, तो ये जब सॉल्व करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है, कंसंट्रेशन ऑफ y इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ y देखो हमें कैसे मिलता है, e की पावर माइनस लैम्डा 2t माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है फैक्टर ना, ये बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। इनटू लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। सिर्फ यही नहीं, आपको ये पूरा याद रखना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ y इज लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 2 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 1। अब x का कंसंट्रेशन टाइम के साथ आ गया, y का कंसंट्रेशन टाइम के साथ आ गया, z का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे निकालेंगे, तो हम लिखते हैं बेटा nx प्लस ny प्लस nz हमेशा n नॉट के बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सैंपल हमेशा बेटा सेम ही यहां पे रहेंगे। ठीक है, x 0 0, x जो खत्म हुआ उससे ही तो y और z बने, तो जितना x खत्म हुआ उतने ही से y और z बने, इसलिए इन तीनों का सम सेम रहेगा। x का टाइम का फंक्शन यहां रखना, y का टाइम का फंक्शन यहां रखना, इनको उधर ले जाना, सॉल्व करके z का टाइम का फंक्शन आ जाएगा। x का टाइम के साथ ग्राफ क्या है, वो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। y का ग्राफ यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है। y का कंसंट्रेशन बेटा इस तरीके से है, एक पॉइंट पे y का कंसंट्रेशन मैक्सिमम आ रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तब मैक्सिमा। तो y का कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ dy बाई dt 0 हो जाए। यस, अब ये 0 कब होगा, जब इसको 0 करो, मतलब इससे आपकी कंडीशन बनी लैम्डा 1 nx इक्वल टू लैम्डा 2 ny। जब ये कंडीशन होगी फुलफिल, तब आपका y का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। अब इसी को हम सॉल्व करते ना, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करें तो टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग आ जा रहा है। y का कंसंट्रेशन मैक्सिमम तब होता है जब टाइम हो ln लैम्डा 1 माइनस ln लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, ln लैम्डा 1 माइनस ln लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। समझ गया बेटा, पक्का। चलें आगे, डन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। यस, ठीक है, चलो। तो ये आपको पूरा याद रखना है सीक्वेंस डिसइंटीग्रेशन में, x का टाइम का फंक्शन, y का टाइम का फंक्शन, y मैक्सिमम की ये दोनों कंडीशन, y का ग्राफ कंसंट्रेशन का, x का ग्राफ कंसंट्रेशन का। ठीक है, और देखिए इस पे फिजिक्स में सवाल थोड़ा सा बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे मेंस लेवल पे, एडवांस में जरूर पुराने जमाने में आपको देखने को मिले हैं सवाल, और केमिस्ट्री में जरूर लेकिन आपको देखने को मिलेंगे इस सीक्वेंस रिएक्शन पे, तो वो जरूर देखना, आप सॉल्व करना। आइए
एक दो सवाल करते हैं आज के सेशन को एंड करने से पहले। देखिए इस सवाल क्या कह रहा है, जरा बताइए। आई, दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ए एंड बी, दोनों का डी के कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा है। टाइम 0 पे दोनों के इनिशियल एन नॉट थे। बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देयर रिमेनिंग न्यूक्लियस, ये तो हम फॉर्म लिख ही सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दैट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, तो आपको बोला है ए अपॉन बी का रेशियो बताइए। तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ई की पावर -10 लैम्डा टी अपॉन बी का कंसंट्रेशन ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये बेसिकली एन नॉट कट गए। अब देखो ई सेम है तो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, बेस सेम है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया ई की पावर -9 लैम्डा टी, टाइम की वैल्यू 1/9 लैम्डा दी है, मतलब ई की पावर -1 मतलब 1/e रेशियो आ गया। ये आपका इस सवाल का जवाब था। आया बेटा समझ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आखिरी में देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूं, ये सवाल से आप क्या समझ रहे हो जरा मेरे को बताओ तो। एप्लीकेशन, क्या आप इससे एप्लीकेशन समझे क्या? ऐसा सवाल पहले आ भी चुका है एग्जाम में। आ जाओ, सवाल देखो क्या है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप X have half life 10 की पावर 9 years। ठीक है, X decay to Y, a sample of rock was found in which concentration of X upon concentration of Y था 1/7। What is age of rock? ठीक है, इनिशियली कंसिडर ओनली X in रॉक। ठीक है, तो यहां पे कहानी क्या है, सोचो एक पत्थर है बहुत पुराने जमाने का, उस पत्थर में जब वो पत्थर एकदम बना था बढ़िया मस्त, तब उसमें सिर्फ एक्स था। धीरे धीरे वो डीके हुआ। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में उसमें एक्स और वाई दोनों हैं, क्योंकि एक्स के कुछ मॉलिक्यूल डीके होके वाई बना दिए, और कंसंट्रेशन का रेशियो 1:7 आपको दिया है। समझ गए? सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ये एन फाइनल, ये एन नॉट माइनस एन फाइनल, तो कंसंट्रेशन एन फाइनल अपॉन एन नॉट माइनस एन फाइनल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8 एन फाइनल इक्वल टू एन नॉट। एन फाइनल मिल गया बच्चे एन नॉट बाय 8। एन फाइनल आपको मिल गया एन नॉट बाय 8। एन नॉट बाय 8 तो मेरे को समझ में आ रहा है 3 हाफ लाइफ से। ये आप लिख सकते हो ना ऐसे, एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3, मतलब 3 हाफ लाइफ। मतलब इसको शुरू से लेके अभी तक आने में कितना समय लग गया, 3 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ 10 की पावर 9 थी, तो 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9, यानी 3 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स बीत चुके हैं। मतलब ये जो 0 से टी है ना, टी वैल्यू, ये टी आया है। ठीक है, और एज यही तो पूछा था कि कितने साल हो गए यहां से लेके यहां तक रॉक को, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से आप रॉक की एज आइडेंटिफाई करते हो बच्चों। समझ गए?
इसी तरीके से कार्बन डेटिंग भी हम करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है बेटा, आ जाओ। कार्बन डेटिंग क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, कार्बन डेटिंग देखो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप पता करते हो ना, जिससे हम पिक्चरों में दिखाते हैं सीआईडी में कि मर्डर कितनी देर पहले हुआ था, बताते रहे, कैसे बताते रहे हैं। तो एक कार्बन 14 आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी कुछ एक्टिविटी होती है। अब ये जिंदा आदमी के अंदर कांस्टेंट वैल्यू रहती है, मतलब कुछ एमिट होता है फिर कुछ हम वापस ले लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू रहती है जिंदा के अंदर। तो अब टाइम 0 पे एक्टिविटी जो थी वो ए नॉट थी, ये आपने मेंशन कर दी। इस टाइम पे डेथ हुई, मर्डर हुआ। इसके बाद टी टाइम के बाद एक्टिविटी मेजर कर लीजिए। टी मर्डर होने के बाद खत्म हो गया, डेड हो गया, तो ये रीप्लेनिश होना बंद हो गया, तो इसकी एक्टिविटी कम होने लग गई। ये गिवन रहेगा आपको कि कार्बन 14 की कितनी एक्टिविटी रहती है जब जिंदा रहते, तो फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रहती है जिंदा पे, मर गए तो उसके बाद कम होना चालू हो जाती है, क्योंकि वापस से बनना बंद हो जाता है। अब टाइम पूछा है तो सिंपल, ये हमें लैम्डा भी पता है, रेट कांस्टेंट कार्बन 14 की रिएक्शन का हमको पता है, log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए फाइनल, ये कर दीजिए। फाइनल एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं ब्लड से, सैंपल से, है ना, और यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। आया समझ में? ये हो गया फंडा कार्बन डेटिंग का। तो ये थी आज का सेशन, रेडियो एक्टिविटी हमने आज कवर किया। अब जाके मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करो, बड़ा मजा आएगा आपको। और फिर अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू।